8 सालों से लगातार वहाँ के स्कूली बच्चों को, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनको इंडिया टूर करवाते हो सर। तो मेरे मन में आया कि भारत दर्शन कार्यक्रम क्यों न अपनी विधानसभा में शुरू किया जाए। उन्हें एक अच्छा विधायक होने के नाते आपको अपने कार्यकाल में किस बात पे गर्व होता है? समाज को आप हर समय राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। समाज को एक अभिभावक के रूप में आप देख सकते हैं, समाज को आप एक भाई के रूप में भी देख सकते हो। अगर आप नेता ना होते तो आप आज क्या होते? मैं नेता नहीं होता तो मैं हो सकता है मैं कोई बिजनेसमैन होता या मैं वकील होता। नमस्कार सर। राम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में, और आपके समय के लिए थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रभात वार्ता में आप मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और आपके जो ये चैनल को आपने जो शुरुआत की है, ये आने वाले समय में उत्तराखंड के मीडिया हाउस में एक बड़ा नाम उभर का है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो सर शुरू करते हैं हम आपके बचपन से। आपका बचपन कैसा रहा सर? मैं एक संयुक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ है और मेरे 4 भाई हैं और मैं परिवार में तीसरे नंबर मेरे परिवार में मेरा है जी। और शुरू से ही राजनीति में जब मैंने कदम रखा तो पिताजी का स्वर्गवास बहुत जल्दी हो गया था। उस समय बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की गढ़वाल विश्वविद्यालय से की है। जी। और मैंने सबसे पहले चुनाव जो विश्वविद्यालय का जो लड़ा वो वाणिज्य संख्या प्रतिनिधि कर रहा। अच्छा। मैं विश्वविद्यालय में वाणिज्य संख्या प्रतिनिधि रहा। उसके बाद मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ का महामंत्री रहा। फिर उसके बाद मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। और वहाँ के जो छात्र भाई बहन हैं, आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो मेरी कॉलेज टीम के जो मेरे मित्र थे, जो आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद फिर जब मैं पास आउट हो गया, फिर मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति में आया और मैंने जो अपनी शुरुआत की सार्वजनिक जीवन जो राजनीति की मैंने शुरुआत की वो मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से मैंने आरंभ किया। और एक जो सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूँ कि जब मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब था तो मुझे छात्र संघ में चुनाव लड़ना था। तो पिताजी ने, मुझे याद अभी भी, जौलीग्रांट में पिताजी भर्ती थे और पिताजी को दिल्ली शिफ्ट करना था। तो हमारे पिताजी ने कहा ये मेरे साथ दिल्ली हॉस्पिटल नहीं जाएगा, इसको चुनाव लड़ना है और इसको अपना एडमिशन कराना है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है मेरे जीवन का एक ये भी रहा होगा लास्ट टाइम पे, क्योंकि मैं पिताजी से मेरी लास्ट टाइम की मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल में। अच्छा। और यही कारण था कि वो दिल्ली की तरफ गए और मैं श्रीनगर की तरफ गया। तो जब मैंने श्रीनगर में एडमिशन लिया उसके नेक्स्ट डे ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो फिर मैंने उस चीज़ को अपने मन में रखा। जब पिताजी का हरिद्वार में अंत्येष्टि हमने की तो उसके बाद मैंने मन में सोचा यार कि मैं इस सपना को मैं अपने पिताजी के पूरा करूँगा। सर आपने 2016 में स्वच्छता क्रांति और स्कूल चले हम जैसे कैंपेन चलाए, इसके पीछे की क्या सोच थी आपकी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का राष्ट्रीय सचिव था जी। और माननीय अनुराग ठाकुर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय। और हमने बहुत सारे युवा मोर्चे ने प्रोग्राम चलाए हमने, जैसे स्वच्छता अभियान, मोदी जी का जो एक पूरे देश में स्वच्छता था को लेकर था, उसमें हमने स्वच्छता अभियान का काम, स्कूल चले हमने इस पर एक कार्यक्रम किया। और इस नाते हमने युवा मोर्चे में बहुत सारी कैंपेनिंग की है। वो अपने सरकार जो उस समय वर्तमान में केंद्र में सरकार थी उनके खिलाफ हमने जो है कांग्रेस के खिलाफ हमने बहुत सारे धरने प्रदर्शन। और वास्तव में मैं उस समय युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला कि जिन्होंने हमको आगे लाने का काम किया। और मैंने तो युवा मोर्चे में अनुराग ठाकुर जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में भी काम किया और बहुत कुछ हमको सीखने मिला। उसमें युवा मोर्चे के राष्ट्रीय टीम में होने के नाते अब मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिला, पूरे देश को समझने का मौका मिला। और जब मैं युवा मोर्चे के राष्ट्रीय सचिव था मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और हर स्टेट को समझने का मौका मिला। और इस दौरान हमारा पूरा देश में एक युवा मोर्चे के हमारा सर्किल भी बना और बहुत कुछ सीखने को मिला। सर आपने जैसे दीदी भारत दर्शन कैंपेन भी चलाए, केंद्र
सरकार से मिलकर आपने जो ये वन अधिनियम 1980 के तहत जो ये मार्ग बाधित थे वो भी खुलवाए? मैं आपसे बताऊं कि मैं जब विधायक बना, और इस बात को मैं आज भी अपने भाषणों में कहता हूँ, मैं जब 17 में विधायक बना तो एक गांव की रोड का उद्घाटन करने में गया था। तो उम्मा से मैं आज भी मिलता हूँ गाँव में जाकर, चंद्रबनी रोड इधर का। अपने ये मेरी कीर्तन ब्लॉक के, उसमें राजनीतिक जीवन में जब मैं विधायक बना पहला ही शिलान्यास में करने गया। तो जब मैं गया तो बहुत सारे लोग थे, स्वागत होता है लोग, मैं नया नया विधायक बना था। तो जब मैं उद्घाटन करने गया तो एक अम्मा मुझे मिली, उन्होंने मुझे फूल दिए। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यार से एक बात बोली, क्या बेटा कि 7वें या 8वां बार पत्थर रखने तुम आ रहे हो। अच्छा। मतलब उस रोड पे 6-7 बार लोगों ने शिलान्यास किया, मगर रोड नहीं गई। तो मैंने किया, मगर मैं पहली बार विधायक बना तो मन में था इस अम्मा ने ऐसे क्यों। आज भी मैं अम्मा को मिलता हूँ और मैं आज भी उस अम्मा को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि उस अम्मा से मुझे एक ऐसी सीख मिली। तो मैं जब वापस आया तो मैंने कहा भाई मैं आज ऐसे गया था, अपने जो कार्यकर्ता जो अपने मित्र उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कंडारी जी का विधायक जब कौन सी बात करो, मेरे गाँव में तो 3 बार पत्थर लगा। मगर उस अम्मा से मुझे प्रेरणा मिली कि जब किसी चीज़ को काम करना, जब तक उसको डेट ऑफ स्टार्ट नहीं मिलती है तब तक उसका उद्घाटन नहीं करना। ये प्रेरणा मुझे गांव के वृद्ध माता से मुझे मिले, और उस अम्मा को मैं आज अपना रोल मॉडल मानता हूँ। तो राजनीति कमिटमेंट क्यों नहीं चाहिए, जिस बात को आप डायलॉग करें उसको डिलीवर भी करना आदमी को आना चाहिए। सर आपने 2017 में विधानसभा मतलब विधायक आप बने, आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की। तो आपको क्या लगता है कि आपको जनता ने आप पे इतना भरोसा क्यों दिखाया, क्योंकि आप लगातार 2 बार विधायक बने हैं? उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि मैं देवप्रयाग विधानसभा का नेता नहीं, देवप्रयाग विधानसभा का मैं बेटा हूँ। मैं देवप्रयाग विधानसभा के अंदर जब भी जाता हूँ एक विधायक के रूप में, एक बेटे के रूप में जाता हूँ, और वहाँ की जनता ने मुझे बेटे के रूप में स्वीकार किया। और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तब तक देवप्रयाग विधानसभा का बेटा बन के रहूँगा। बहुत अच्छा है सर। सर आपको MLA का बेस्ट अवार्ड भी मिला। सर इतने सारे विधायक हैं हमारे उत्तराखंड में और उनमें से सर आप चुने गए, क्या फीलिंग्स थी आपकी उस समय और क्या लगता है आपको? देखिए, जब मुझे अब पुणे से निमंत्रण आया तो मैंने सोचा यार इन्होंने किस बेस पे उन्होंने मुझे चुना है मुझे पता नहीं है, मगर वो जो है जो पूरा जो छात्र संसद के तहत भी कार्यक्रम चलाते हैं पुणे के अंदर, बहुत बड़ा संस्थान वो है MIT के नाम के, बहुत सारे उसके वो हैं, बहुत सारे जाने माने लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे जब मिला तो युवा आदर्श विधायक पुरस्कार 2018 में मिला, मैं पुणे में जाके उन्होंने मुझे ये पुरस्कार दिया। और निश्चित तौर पर जब इस प्रकार का कोई पुरस्कार आपको मिलता है तो निश्चित तौर पर अंदर एक नया ऊर्जा का एक संचार आदमी के अंदर उत्पन्न होता है। तो मुझे लगता है कि ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के जो पुरस्कार आपको मिलते हैं वो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को और आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। बिल्कुल 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 सर। सर आप जैसे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में 8 सालों से लगातार वहाँ के स्कूली बच्चों को, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनको इंडिया टूर करवाते हो सर, इसके पीछे क्या वजह है, क्या आपकी सोच है, ये हम सब जानना चाहते हैं। देखिए, जो भारत दर्शन कार्यक्रम मैंने जो शुरू किया है उसके पीछे मैं ये कारण मान सकता हूँ कि मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ, मैंने युवा मोर्चे की लंबे समय तक राजनीति की, मुझे देश में जाने का मौका मिला और मैंने मन में यह आया कि यार मैं अपनी विधानसभा के बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से इनको एक नई चीज़, एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करके दे सकता हूँ। तो मेरे मन में आया भारत दर्शन कार्यक्रम क्यों ना अपनी विधानसभा में शुरू किया जाए। तो ये भारत दर्शन कार्यक्रम मैंने लगातार 8 सालों से मैं कर रहा हूँ, जब से मैं विधायक बना हूँ। और सर आप शायद कि आप सर पहले विधायक हैं जो ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। अब देखो, ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी में नहीं है, मगर उत्तराखंड में आप कह सकते हो कि उत्तराखंड में मैंने इसकी शुरुआत की है और सरकार ने भी अब इसको सरकारी कार्यक्रम बना लिया है। अच्छा। और क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी धामी से घोषणा कराई थी, तो सरकार ने हमारी ये तय किया कि हर ब्लॉक से 2 बच्चे जाएंगे। अच्छा। मगर मेरी विधानसभा में कि लगभग 100 लोगों का ये ग्रुप है और इसके पीछे मेन कारण मेरा है कि बच्चा जब अपने घर से बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ सीखता है, हम भी किसी न किसी इंस्पायर हुए होंगे। तो ये एक व्यक्ति को, बच्चों को नया एक प्लेटफॉर्म तैयार कर मिलेगा। और मैंने देखा कि जब से मैंने ये भारत दर्शन कार्यक्रम शुरू किया है
मैंने ये भी देखा कि परसेंटेज में बहुत परिवर्तन बच्चों का है। अच्छा, हाँ। मुझे लगता है कि जब 8 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत की है, तब के बच्चों के परसेंटेज में और आज जो धीरे धीरे परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन देखने को मुझे मिला। मगर इसी कारण मेन पीछे क्या है कि बच्चों के अंदर मैंने एक कंपटीशन की भावना एक पैदा कर दी है। जी, जी, आज आप जो बच्चा वर्तमान में 10th क्लास के अंदर जो बच्चा आया है, उसके मन में यह है कि मैं यार टॉप करूँगा और हमारे विधायक जी हमको घुमाने ले जाएंगे। तो इसके पीछे क्या है, मैं भी 10 दिन अपने बचपन में चले जाता हूँ। मुझे भी अपनी स्कूल टाइम की यादें ताज़ा होती, अपनी कॉलेज टाइम की बातें ताज़ा होती हैं। और मैंने आपसे देखा बच्चों के साथ मैं भी जब चलता हूँ तो मैं उनके साथ एक विधायक के रूप में नहीं, एक अभिभावक के रूप में, एक भाई के रूप में, एक जो है मुझे भी एक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मैंने जो फर्स्ट टाइम ट्रेन में सफ़र तय करते हैं। जी, जी। मैंने बहुत सारे, एक मैं पिछली बार की मैं बात करूं तो एक से मैंने बालिका से पूछा, मैंने कहा कैसा लग रहा आपको? तो उसने कहा सर मैं, मेरे पिताजी या मुझे कभी यहाँ तक भी लाए होंगे मुझे भी याद नहीं है, मगर उन बच्चों के बीच में जाकर मुझे बहुत अपनापन लगता है। और मेरा केवल ये सपना है कि मैं अपनी विधानसभा के बच्चों के भारत दर्शन कार्यक्रम से उनके जीवन के लिए मैं कुछ कर सकूं। ये मेरे लिए, क्योंकि देखिए ये इसके पीछे ये नहीं कि मैं विधायक हूँ, ये उनके माँ बापों का आशीर्वाद है। उनके माता पिताओं ने मुझे विधायक बनाया है, इसीलिए मैं उनके लिए कुछ कर पाया हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मेरा एक एक क्षण, मेरा एक एक समय देवप्रयाग के बच्चों के लिए, देवप्रयाग जनता के लिए हर समय मेरा समर्पित रहता है। जिस तरीके से आप उनसे जुड़ते हो, कहीं न कहीं आप, वही आपकी जीत है सबसे बड़ी, जो कई लोग नहीं कर पाते हैं, वो आप कर रहे हो। अब जैसे आपने देखा कि स्कूल में मैंने एक सारे स्कूलों में डिजिटल बोर्ड डाल दिए हैं। अब मेरी विधानसभा जो माध्यमिक के 10th और 12th के जो क्लास के बच्चे हैं, तो मैक्सिमम स्कूलों में जो है डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई शुरू करा दी है। जी, तो मेरा सपना है, अब जैसे आपने देखा कि टीचरों के बीच में, अध्यापकों के बीच में मैंने कंपटीशन पैदा कर रखा है। जिन टीचरों का बोर्ड में 100% रिजल्ट होता है, उनको मैं 5 सितंबर को हर साल सम्मानित करता हूँ। अच्छा। तो इससे क्या है कि टीचरों में भी मेरी कंपटीशन की भावना मैंने पैदा कर दी है। और मैं विचार कर रहा हूँ कि जो महिला समूह हमारा है, महिला समूह की जो ग्रुप लीडर्स हैं, उनके लिए मैं भी प्रोग्राम तैयार कर रहा हूँ, दीदी भारत दर्शन कार्य, और दीदी भारत औद्योगिक भारत दर्शन कार्यक्रम में नाम दे रहा हूँ, जिससे कि बहुत सारे समूह अचार बनाने का काम करते हैं, बहुत सारी बहनें ग्रीन टी बनाने का काम समूह काम करते हैं, बहुत सारी जो LED बल्ब बनाने का काम करती हैं, बहुत सारे ग्रुप जो है जूस बनाने का काम करते हैं। अब मैं इसके पीछे अभी एक थीम तैयार कर दी मैंने कि किस तरीके से उनको जो है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ले जाया जाए, माने को जूस बनाने की कंपनी उनका, जिससे कि उनको एक एक्सपोजर मिल सके, जिससे वो अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सके। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम तैयार कर रहा हूँ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, आपको ना एक अच्छा विधायक होने के नाते आपको अपने कार्यकाल में किस बात पे गर्व होता है? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ा जो काम है, ऊपर वाले ने हमको एक मौका दिया है, ये समाज में किन लोग हम क्या मदद कर सकते हैं। और मैंने जैसे बहुत सारे, मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे मेरी विधानसभा में कि जो मैं लोगों की मदद के लिए मैं आगे आता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए प्रयास किया, मगर ये मैं तभी कर पा रहा हूँ जो वहाँ की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। और मैंने आपसे कहा कि मैं हर समय राजनीतिक उसमें नहीं रहता हूँ, एक अपना व्यक्तिगत जीवन भी आदमी को जोता है, क्योंकि समाज को आप हर समय राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। समाज को एक अभिभावक के रूप में आप देख सकते हैं, समाज को आप एक भाई के रूप में भी देख सकते हो। और मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी हमारी जो जिम्मेदारी, एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है, अपने समाज के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आप क्या कर सकते हो, यही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। भाजपा युवा मोर्चा से आपको वृंदावन में आवास प्रमुख की जिम्मेदारी मिली, वो क्या अनुभव था और किन किन चुनौतियों का सामना किया आपने उस समय? मथुरा वृंदावन में आपने जो हमें कहा, बहुत बड़ा हमारा जो है युवा मोर्चे का सम्मेलन था, उसमें मुझे आवास की जिम्मेदारी दी गई थी। और उस दिन तो स्थिति ये थी कि बहुत मोटी बारिश हो गई थी, इतनी मोटी बारिश हो गई थी कि होता है जब बारिश होती है तो सारे पंडाल टेंट लगे हुए थे, तो हमने बड़ी उससे मैनेज किया। तो मुझे कहा गया भाई आपको इसको देखना है, तो मैंने तत्काल तुरंत फटाफट कोई जितने प्रदेश के लोग आते उनकी सबकी व्यवस्था, जो हमारी पूरी टीम थी उसमें काम किया। तो ये जब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन, हमारा संगठन है जो हमको काम करने की प्रेरणा देता है। और मैंने आपसे कहा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे पूरे देश में हमारे नेता हैं, और जिस तरीके से उस देश को चला रहे हैं, जिस तरीके से आज पूरा विश्व उनका नेतृत्व का क्षमता जो मान रहा है, देखिए। और निश्चित तौर पर क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नौजवानों को आगे रखकर राजनीति किया। इसका उदाहरण आपके बीच में मैं युवा मोर्चा का एक सामान्य से कार्यकर्ता था, और भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे विधायक बनाया। सर, जैसे कि देवप्रयाग की बात की जाए, वहाँ पर सर माधो सिंह भंडारी, जहाँ पर उन्होंने सर उस भूमि के लिए अपनी बेटी की बलि दी,
इतना बड़ा बलिदान दिया उस गांव में पानी लाने के लिए। लेकिन सर आज वहाँ पर रेलवे स्टेशन बन गया है, वहाँ पर गांव के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन आज रेलवे स्टेशन है सर वहाँ पर। आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब माधव सिंह भंडारी हमारे एक प्रेरणा स्रोत है, और निश्चित तौर पर जब उन्होंने मलिथा में पानी लाने के लिए जब ये संघर्ष किया होगा, उसमें क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, और अपने बेटे का बलिदान देना ये बहुत बड़ी है। और माधव सिंह भंडारी जी के नाम से मैं जब से विधायक बना हूँ, आपने देखा हमने कृषि विश्वविद्यालय का नाम भी, जो भवन का नाम भी माधव सिंह भंडारी नाम से रखा, टेक्निकल विश्वविद्यालय का नाम भी श्री माधव सिंह भंडारी जी के नाम से रखा, और जो रेलवे स्टेशन या वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी नाम से हमने रखा। और वहाँ पर हमने जो है कि रेलवे से गेस्ट हाउस भी हम वहाँ पर बना रहे हैं। और निश्चित तौर पर क्या है कि ये हमारी जो है रोल मॉडल है, और अब हर साल हम वहाँ पे मेला भी करते हैं। अब मैंने वहाँ पे राजकीय मेला भी उसको शुरू कर दिया, 2-3 साल से हम मेले को बड़ा भव्य और दिव्य बना रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने जहाँ पर हम मेले का स्थान हमने एक नया गाँव वालों ने चयनित किया है, उसको भी हम डेवलप करने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आप कभी गए हो माधव सिंह भंडारी की स्मृति में जो उन्होंने सुरंग बनाई थी, मेरा वहाँ पर कभी आपने भ्रमण किया? मेरा आवास वहीं पर है। अच्छा। मैं आपको बता दूँ, हाँ। मेरा आवास मलिथा में ही है। हाँ। और हम जब भी मेला होता तब भी हम जाते हैं वहाँ पे। जब मेला शुरू होने से पहले हम उनके जो हमने वहाँ पे उनका स्टेचू है, मूर्ति यहाँ पर जो है पूजन करते हैं। जब पूजन करके हम वहाँ से फिर नीचे आते हैं। अच्छा सर, हम गए थे वहाँ पर अभी 7-8 महीने पहले गए थे हम वहाँ पर, तो हम पूरा भ्रमण करके आए। तो जब हम उस सुरंग के पास गए जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी की बलि भी दी थी, वो छोटा सा वहाँ पर मंदिर बनाया गया है, तो सर वहाँ की स्थिति बहुत बुरी है। देखिए ना, मंदिर मतलब क्या है, तोड़ फोड़, मतलब ऐसे हमने वहाँ पर हमने वहाँ पे कुछ काम भी किया पर जो उनका स्थल है। और अभी हमने वहाँ पर रेलवे से हम कुछ और काम भी करने जा रहे हैं। और अभी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें घोषणा की है, उसमें हम 17 से लाख एस्टिमेट पहुँच चुका है। तो उसको हम बहुत जल्दी हम स्थल को भी डेवलप कर रहे हैं, जो जहाँ पे फील्ड है। और वहाँ पर हमने जहाँ पर लॉकिंग टाइल्स वगैरह सब कुछ लगाई है, और उसको हम बहुत विकसित कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो मलिथा जो चौक है, उस चौक का नाम है वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी नाम से हम करने जा रहे हैं। उसकी भी कागज़ की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी। अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं 7-8 महीने पहले वहाँ पर गई थी, हम पूरा भ्रमण करके आए, काफ़ी हमने स्टोरीज़ वहाँ पे बनाई। तो सर मैं वहाँ पर भी गई, देवप्रयाग संगम में, वहाँ पर जो घंटा घर है, तो सर वो मैंने देखा वहाँ पे, मतलब उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उस टाइम मेरे माइंड में आया कि यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। आपको पुल दिखा वहाँ पर? नहीं, हाँ, वो पुल मैंने ही बनाया वहाँ। अच्छा। क्योंकि वो जो टूनी का जो पुल था उसकी बहुत पुरानी मांग थी। और मुझे याद है कि मैं जब विधायक बना तो वहाँ के पूर्व चेयरमैन थे राजेश अग्रवाल जी, और हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष थे अपने मैचंद जी। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। मैंने उनसे कहा भाई कि ऐसा है कि टूनेश्वर का पुल बनाया जाए। तो उन्होंने कहा भाई इसका टूनेश्वर का पुल का नाम मत दो कि हम बूढ़े हो गए, आज से इस पुल को कोई नहीं बनाया। मैंने आप चिंता मत करो, मैं बनाऊंगा। अच्छा। आप सच नहीं मानोगे कि जब पिछले कार्यकाल के आचार संहिता लगने से 6 घंटे पहले मैंने उसका शिलान्यास किया। 6 घंटे पहले, आचार संहिता लगने से पहले। अच्छा। आज आप देख लीजिए, मैंने उस जो पुल बनने से इतना लाभ हो गया कि संगम पे लोगों की यात्रा का लोगों का आना बहुत सरल हो गया। कोई वहाँ पर जो सीढ़ियाँ से नहीं चढ़ पाते था, उससे मैंने वहाँ सरल कर दिया। अब इसके पीछे क्या, उसके बगल में बाबूजार का पुल बना रहा हूँ मैं। तो सब मिनिस्टर अभी मैंने उसको पास करा दिया, पैसा टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। और बहुत जल्दी मैं बाबूजार का पुल का भी बहुत जल्दी भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। रिसेंटली में 1 महीने का काम भी मैं देवप्रयाग में शुरू करने जा रहा हूँ। और देवप्रयाग में आस्था पथ का भी काम चल रहा है, जो बहुत पुरानी मांग थी, आस्था पथ होना चाहिए। और जो हमारा पौड़ी पुल से इधर की तरफ जो है भागीरथी पुल तक जो है आस्था पथ का निर्माण भी हम शुरू कर दिया। और सर घंटा घर के बारे में क्या सोचा है आपने? उसमें क्या, हमने नगर पालिका से इसका प्रपोजल हमने बनाया, क्योंकि बीच में हमारे सामने आया था कि कोई ओमकारानंद का इंस्टीट्यूट के कोई जमीन, ओमकारानंद की ज़मीन है, कोई ऐसा मैंने कुछ भेजा था। पर उसमें बाद में कुछ चीज़ें आई कि उनकी नहीं, इनकी ज़मीन है। तो घंटाघर भी मैं बता दूं आपको, जब मेरे ताऊजी वहाँ विधायक थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ही वो घंटाघर नगर पालिका से बनवाया था। और अभी हम वहाँ पर जो है देवप्रयाग में संगम का भी नगर पालिका से जो संगम आपका है, उसके लिए हम बहुत कुछ काम करने जाए। उसका मैंने प्रपोजल तैयार करते हैं, बहुत जल्द नगर पालिका के माध्यम से भी हम उसको ठीक कर रहे हैं। सर इसीलिए आप लगातार विधायक बन रहे हैं। चलो, जनता का आशीर्वाद है, जनता का दिल जीत रहे हैं सर, यही है जो आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, यही वजह है शायद। सर जैसे कि मतलब देवप्रयाग 4 धाम का मेन रास्ता है, तो सर आए दिन आप देखते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, आम लोगों को वहाँ पे, जैसे 4 धाम यात्रा का रास्ता है तो सबको, यात्रियों को भी दिक्कत होती है, तो उसके बारे में सर आपने कुछ सोचा है? हमारे यहाँ मूल्य गांव में लैंडस्लाइड होता बहुत ज़्यादा। हाँ। उसके लिए मैंने पैसे जारी कर दिए हैं। अच्छा।
उसके भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हुई और बहुत जल्दी जो आपने देखा मूल्य गाँव का जो स्लाइडिंग होता है, मूल्य गाँव में मेन जहाँ पर भी कोई बंद होता है तो हमने उसमें पैसा दे दिया, टेंडर प्रक्रिया भी हो गई और बहुत जल्दी आप देखिए मूल्य गाँव के पास जहाँ पर पुल वहाँ पर बंद होता है, स्लाइडिंग जोन आता है, उसके लिए हमने पैसा जारी कर दिया। उसका काम अभी कुछ दिन बाद शुरू होने जा रहा है। अच्छा सर, जैसे धराली और थराली में अभी इतनी बड़ी आपदा आई, इतनी लोगों की जानें गई, इतना नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना ये है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति अपना बदला लेगी। जैसे कि पहाड़ काटे जा रहे हैं, सुरंग बन रही है, रेलवे स्टेशन बन गए, तो ये प्रकृति का बदला है। इस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, ये प्रकृति के सामने कोई जीत नहीं सकता। जी जी। और हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि हमको हम जब कोई अपना आवास बनाते हैं, कोई भी बनाए तो हमको ये ज़रूर देखना चाहिए हम कहाँ पर बना रहे हैं। कहीं हम कोई नदी नाले के पास तो नहीं बना रहे भाई। सुरक्षित दृष्टिकोण से हमको ये भी देखना चाहिए कि हम कहाँ पर बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई देखिए, कहीं पर क्या है कि बादल तो कहाँ फटेगा ये कोई पता, बादल जब फटता है तो किसी को पता नहीं कहाँ फटेगा। तो यह है कि जो कि थराली और धराली की जो आपदा है वास्तव में दिल झुंझुनने वाली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने अपनी वहाँ पर जान गंवाई है उनके मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ श्री चरणों में आशीर्वाद दे। और ये हमारे जो ये इन चीज़ों से हमको थोड़ा सीख भी लेनी चाहिए कि भविष्य में हमें किस तरीके से निर्माण कार्य करना चाहिए। और इस चीज़ को जो घटनाएं घटती है इससे हम केवल एक वो ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं भाई कि आने वाले समय हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो ये जो बादल फटने जैसी स्थिति आ रही है, जो ये सब कुछ हुआ है, तो वहाँ पर गांव बसने जैसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर नदी का रास्ता है। तो ना कहीं प्रकृति दिखा रही है कि नदी के रास्ते में या वहाँ पर आप अपना गांव घर बनाओगे तो कहीं ना कहीं हमें ये सब देखिए क्या होता है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे हम अपने घरों में भी घर बनाते हैं तो उसका ड्रेन सिस्टम भी हम उसका बनाते हैं भाई, पानी कहाँ से निकासी होगी। तो मेरा मानना है देखिए, प्रकृति मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ कोई जीत नहीं सकता। ठीक है, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं मकान बनाऊँ या कोई ऐसे आपदा का शिकार कोई नहीं चाहता है। मगर यह है कि जब घटना हो जाती है उससे कोई, अब घटना का तो आपको कोई ये नहीं बता सकते कब घटे किसी के साथ भी। तो ये क्या है कि पर यह है कि ये जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वास्तव में दिल को हिलाने वाली बात होती है। सर जैसे कि अब वहाँ पे इतनी बड़ी झील बन चुकी है और वो गंगोत्री का मुख्य मार्ग है, तो क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए सरकार, आप देखिए कि जैसे घटना घटी, माननीय मुख्यमंत्री जी गए अपने हेलीकॉप्टर से, मौसम ख़राब था तब भी वो पहुँचे, किस तरीके से पहुँचे होंगे। तो हर सरकार का प्रयास रहता है कि काम करे। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो हम सबको मानवता के आधार पर आगे आना चाहिए। और जो इस प्रकार की आपदा होती है तो उसको राजनीति, दलगत राजनीति से उठकर हमको सबको आगे आना चाहिए। जिसके हाथ में जो मदद हो सके वो मदद व्यक्तियों की, उस परिवार की जरूर करनी चाहिए। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो आप भी पहाड़ी हैं, तो सर आपका कोई पहाड़ी फेवरेट सिंगर है देखिए जो आपको बहुत पसंद हो और आप उनके गाने सुनते हो जब आप थोड़ा क्या बोलते हैं, जब आप डिप्रेस्ड होते हो या काम से थक जाते हो तो उनके गाने सुन के रिलैक्स मिलता हो? देखिए हमारी जो बोली भाषा गढ़वाली थी, चाहे कुमाऊनी थी, चाहे जो सारी थी, और अपनी भाषा में हम जब बात करते हैं तो बहुत एक आनंद की बात होती। और देखा कि आप तो बहुत सारा सिंगर छन, हमारा बहुत नौजवान लड़का छन, मगर जो भाव और जो संस्कृति का जो शब्द छन, हमारी गांव की जो बोली भाषा छे, जो हमारा आम जनमानस की जो पीड़ा छे या भावना छे, ये भावना से लोगों करके काम करे नैन से नहीं करे। आप देखा कि मैं टिहरी जिले का रहने वाला हूँ, तो आप देखें कि जब टिहरी डूबने, जब डैम की बात आई तो कितना भावनात्मक गीत उन्होंने जो टिहरी डैम पर गाई, भावना हम सबकी। और तब आप देख रहे कि नेगी जी को ये उत्तराखंड की संस्कृति जो गीत के माध्यम से दर्शकों को बहुत बड़ा काम छो। मन बहुत सारा लोग छन, कुमाऊँ का जो छन, अपरा राणा जी छन, अपरा प्रीतम वर्तमान जी छन, जो जागर के माध्यम से हमारी जो देव संस्कृति से जागर के माध्यम से जो उन्होंने काम करी। अपरा
गिरिंदा राणा जी चन, बहुत सारे लोग सर नए नए चे हमारे मीना राणा जी चा, अनुराधा जी जो नेंसिनी के साथ बहुत सारे लोग उन गीत गायन और वास्तव में हमारी बोली भाषा हमारी संस्कृति। और आज आप देख लें कि उत्तराखंड बनेगी, आज हमारा नए नए गीत आना छन, हमारा बच्चा भी गढ़वाली गीत गाना छन। तो ये हमारो सबको एक उद्देश्य होना कि हम तो अपनी बोली भाषा में जरूर बात करनी चाहिए, अपनी गीत अपनी बोली अपनी भाषा अपने खान पान अपनो पहनावा हम तो जरूर ऐसा बनाना चाहूँ। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा सर, आपका विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के लिए सर आपका क्या विज़न है कि आप क्या क्या करेंगे वहाँ पे? देखिए मैंने बहुत सारा, मैंने आपसे कहा कि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ और मैं जब विधायक बना था मैंने कहा कि इन डिग्री कॉलेजों को कैसे अपडेट किया जाए। तो देवप्रयाग में केवल आर्ट चलती थी, इंडोला खाल में आर्ट चलती थी, चंद्रबंदी में, तो मैंने सबसे पहले वहाँ साइंस शुरू करने का काम किया। अब तो मैंने जो है कि आपका जो चंद्रबंदी डिग्री कॉलेज है उसको मैंने विश्वविद्यालय का कैंपस भी बना दिया। अब वो सिरदेश होने का कैंपस बन गया। देवप्रयाग में ही मैं नई बिल्डिंग बना के दी है, वो चंद्रबंदी बिल्डिंग। अब मैं नया डिग्री कॉलेज अब शुरू खोलने जा रहा हूँ उसमें लोस्तु बडियारगढ़ में। उसकी हमने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, ज़मीन का आवंटन हमने कर दिया। अब ज़मीन कुछ कम पड़ रही थी, उसके लिए मैंने जो खाताधार उनकी लिस्ट ले लिया वो प्रक्रिया शुरू कर, और वहाँ पे हमने सैंक्शन डिग्री कॉलेज शुरू कर दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया। आपका पानी के लिए मैंने बहुत काम किया, चौरास क्षेत्र में बड़ी योजना में ट्रायल चल रहा है। आपको मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल, मैंने 2 हॉस्पिटल और सैंक्शन कराए चंद्रबंदी में और जामनी खाल में, टकोली में। रोडों के लिए मैंने बहुत काम, एक दो रोडें हर गांव में हैं तो जिनको मैंने अभी फॉरेस्ट में जा रखी हैं। अभी एक जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण रोड मेरी है आपका चुन्नी खाल से नोड़ा धोड़ना, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। फॉरेस्ट में फंसी, फॉरेस्ट में उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर अब बांझ के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं तो इसके कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत को मैंने कुछ 12 विधानसभा में मैंने प्रश्न उठाया था इसको लेकर। तो इसमें भारत सरकार के मंत्री से, माननीय मंत्री से मैंने मुलाकात की। मेरी प्राथमिकता है कि अपने क्षेत्र के हर गाँव तक रोड पहुँचाना मेरी प्राथमिकता है, हर क्षेत्र से कनेक्टिविटी करने का। और अभी मैंने ये लक्ष्य लिया है कि मेरी विधानसभा जितने बड़े शिवालय हैं उन सारे शिवालयों को मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। 7-8 शिवालय हैं बड़े बड़े, उनको मैं बहुत अच्छा बनाने जा रहा हूँ। अब मेरा सपना है कि मैं चंद्रबंदी रोपवे के लिए मैं अपना कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। माँ चंद्रबंदी का आशीर्वाद होगा तो उसको मैं बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा में भी सम्मिलित कर दिया है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रबंदी में रोपवे किस तरीके से हम बना सकें, इसके लिए मैं अभी प्रयासरत हूँ। अच्छा सर, जैसे देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, रोजगार तो आपने बता ही दिया, शिक्षा पे भी आपने बता दिया, स्वास्थ्य पे भी। सर पलायन भी हो रहा है, पलायन की क्या? जी आपने एक बहुत अच्छा विषय ये रखा। मेरा मानना है कि हमको अपने गांव की तरफ भी रुख करना पड़ेगा। जी सपोज मैं उदाहरण दूँ, हम आज जो है जैसे हम देहरादून में आ गए, हम अपने, क्योंकि हमको अपने गांव में जाना पड़ेगा। हम केवल अपने गांव में जाएं, आप देखिए कि हमारे इतने गांव में इतने बड़े बड़े मंदिर हमारे गांव में हैं। हमारी जो आर्थिकी है, अगर हम बात करें पर्यटन और तीर्थन पे, हमारा सब कुछ है। तो मैं भी बेसिकली कहना है, मेरे कहना है, हम अपने गाँव की तरफ हमें क्या है कि एक तो अपने लोकल जो हमारा फूड है उसको आगे लाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अभी मैंने देखे बहुत सारे लड़के, मैंने देखा जो कृषि क्षेत्र में बहुत सारे काम, मेरी विधानसभा में बहुत सारे लड़के, एक मेरी लोस्तु बडियारगढ़ में मिस्टर भंडारी हैं, वो अमेरिका से नौकरी छोड़ खेती बाड़ी कर रहे हैं, मतलब रोजगार के रूप में, स्वरोजगार के रूप में। तो हम सबको करना पड़ेगा और हम सबको, मैं याद है कि हमको अपने मूल जड़ों पे आना पड़ेगा। हम कहीं भी रहे दुनिया के किसी कोने में, हमको अपने गांव की मिट्टी को याद रखना पड़ेगा, अपने गांव में आना जाना करें। हम अपने गांव में जब आना जाना शुरू करें, आप देखिए सपोज आप अपने गाँव में जाते हैं और अपने गांव में आप 1 साल बाद जाते हैं तो अपने गांव में कुछ दिन रुकते हैं तो गांव की आर्थिक, क्योंकि आप लोकल जो दुकानदार है उसके यहाँ सब खरीदारी करेंगे। तो मेरा एक मानना है कि हमको अपने गांव के प्रति लगाव ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अपलाइन के रोकने के, हम जब वहाँ पे होम स्टे का काम शुरू करेंगे, जैसे सोलर प्लांट सरकार आजकल देश पे काम करना चाहिए, डेयरी पे सरकार बहुत ज़्यादा छूट दे रही है, और बहुत सारे में इस पर हमको अब फोकस करना पड़ेगा। सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को हमको लाभ लेना पड़ेगा। और मैंने आपसे कहा जो अपने प्लान, उसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। सरकार तो अपना काम कर रही है, प्लान जो करना, मगर हमको सबको आगे आना पड़ेगा। कि हम क्या, जैसे सपोज क्या है कि कोई व्यक्ति बाहर में, कोई इंडस्ट्रियल, हमारा कोई उत्तराखंड का आदमी बाहर है, वो अपने गांव के लिए क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति वेल सेटल है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा कहना है कि प्लान को लेकर हम सबको आगे आना, और हमको क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति जहाँ अपने यहाँ के आदमी के लिए क्या वो लाभ दे सकता है कि भाई मैं किसी कोई कंपनी है तो अपने गांव के लड़कों को वहाँ रोजगार दे सके, या अपने कंपनी जो बाहर है उसको अपने यहाँ के सेटअप उत्तराखंड में अपने गांव के आसपास कैसे कर सके, इसमें हमको काम करना चाहिए। ठीक है सर, हमारे उत्तराखंड का एक और मुद्दा है भू कानून, इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए सरकार इसके लिए काम कर रही है। आपने देखा कि बीच में दामी जी ने जी, कुछ जी। वो उसके लिए बोला। हम ये चाहते हैं कि देखिए भू कानून आपने कहा हाँ, हम सब लोग चाहते हैं। हुँ, हुँ। मगर ऐसा है कि हम अपनी ज़मीन बेचें क्यों पहली बात। हुँ, हुँ, हुँ। हमको भी करना चाहिए हम अपनी ज़मीन भाई ठीक है आप गाँव में बिल्कुल। आपकी ज़मीन है, हम अपनी हुँ, ज़मीन को ना बेचें। भाई हुँ, देखो ज़मीन को हमको अपनी ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए। हुँ, मेरा ये मानना है, ये नहीं कि हम जी। भी चाहते हैं कि सशक्त भू कानून बने, इसका मैं भी पक्षधर हूँ हुँ, और सरकार ने इस पे कदम भी बढ़ाए धामी जी ने। हुँ, तो हम भी चाहते हैं और हमारी जो सरकार है आम जनमानस सरकार है, सरकार के में जो प्रस्ताव सरकार के बीच में आते हैं, हम उस हमारी सरकार उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि सर जनता भी कहीं न कहीं सैटिस्फाइड नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से भू कानून नहीं आया है अभी। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने कमेटी बनाई, सरकार उसको जो भू कानून लेकर आई है। अब देखिए क्या है कि भू कानून आम जनमानस इस बात है इसी के लिए तो जो है धामी जी ने इसको कानून को लेकर आए। हुँ, जी। अच्छा सर आपकी राजनीतिक कार्यकाल में कोई ऐसी चीज़ जो सर आप हम सारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? एक अनुभव है कि एक बच्चा है गुरसिल का, हुँ, हुँ। लगभग इस समय उसकी उम्र 10 साल होगी। अच्छा, तो बाघ ने उस पे हमला कर दिया था अच्छा। और बाघ ने उस पे हमला किया तो मुझे जानकारी मिली, तो उस बच्चे को जब दर्द मिला तो वो शायद एम्स में शायद उसको बेड नहीं मिला। हुँ, हुँ। तो उसमें याद है कि मुझे 5 बजे किसी का मुझे फ़ोन आया कि उसमें मैंने कहा उसको तुरंत लेके आइए हुँ, और 5 या साढ़े 5 बजे की बात होगी। हुँ, हुँ। उस बालक को बेचारे को हम कैलाश हॉस्पिटल में लेकर आए। अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या होगा इसका? क्या देखते हैं। मैंने उसके घरवाले भी थे, माता-पिता उसके बहुत गरीब परिवार का बच्चा है। तो मैं अपने जीवन के मैंने देखा उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ। तो वो बच्चा ठीक हो गया। तो मैं एक दिन ऐसे ही गाँव में अभी रिसेंटली 7, 8, 9 महीने पहले कहीं भाषण देने किसी गाँव में मैं भाषण दे रहा था। अच्छा। तो मैं भाषण दे रहा था तो क्या हुँ, हुँ। भाषण मैंने समाप्त किए, हुँ, तो एक बूढ़ी अम्मा जो है मेरे पास आई और रोने लग गई। मैंने अम्मा आप क्यों रो रही हो? हुँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मेरी नाती की जान बचाई। अच्छा। तो मैंने अम्मा अब तो ठीक हो गया। अम्मा ने मुझसे कहा कि उसका एक ऑपरेशन और होना है। तो मैंने अम्मा कोई दिक्कत नहीं उसका ऑपरेशन हम कराएँगे। तो तो उसका ऑपरेशन तो मैंने डॉक्टर से वहाँ जिस हॉस्पिटल में उसका था मैंने आप करा दीजिए, मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया तो मैंने उसको कराया। तो मैं उसको अपना दोस्त बोलता हूँ। अच्छा। इसकी मेरी दोस्त अभी 10 साल का इस समय बालक होगा। हुँ, हुँ। मैं 3-4 साल पहले बीच में फिर ऑपरेशन कराया, हुँ, तो हुँ। मैं उसको मिलने गया तो हॉस्पिटल में। हुँ, तो मैं उसको चॉकलेट दी, हुँ, तो मैंने कहा मुझे पहचानते हो? हुँ। कह रही तू मेरा दोस्त है। तो उसको अच्छा, आज भी मैं दोस्त बोलता हूँ। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएँ इन चीज़ों को सीख मिलती है, हुँ, क्योंकि राजनीति में आए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं। जैसे मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया। हुँ, हुँ। मैं जब पिछली बार मैं जब भारत दर्शन कार्यक्रम में लेके जा रहा था, हुँ, हुँ। तो एक गाड़ी स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो मैंने बच्चों से कहा आप जाओ, मैंने अपनी गाड़ी से मैं उतरा, तो मैंने अपनी गाड़ी से कहा कि वो ड्राइवर को उसको हॉस्पिटल छोड़ के आओ। हुँ, हुँ, अनुभव है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में हर व्यक्ति को हुँ, कोई ना कोई चीज़ एक अपनानी चाहिए। हुँ, जैसे मेरा हुँ। अपना उद्देश्य है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं एक्सीडेंट अगर हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। मैं बाकी देखो जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है, सही। मगर हम तत्काल उसकी क्या मदद कर सकते हैं और मैं तो सबसे कहता हूँ कि कहीं भी कोई घटना घटे हुँ, अपना मोबाइल बाद में निकालें, पहले उसकी मदद करें। हुँ, ये हम हुँ। सबकी भावना होनी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम समाज में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर मैंने कई जगह मैंने ये भी देखा, कहीं कोई घटना घटती है, लोग मोबाइल पहले निकालते हैं और घटना हम चाहते हैं कहीं भी कोई घटना घटे आप तुरंत उसको उठाएँ और हॉस्पिटल लेके जाएँ। ये बिल्कुल। क्योंकि मेरा यह है कि एक दिन मैं भी फेसबुक किसी ने डाला होगा, तो किसी ने कहा अरे कंडारी जी को ये क्यों मिलते हैं? हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझसे एक कार्यकर्ता ने मुझसे पूछा, मैंने मेरा उद्देश्य है भाई मैं कहीं कोई घटना घटे मदद क्या कर सकता हूँ? उसको एक सही। दिन एक बार मैं जब आ रहा था तो राजस्थान के लोगों की गाड़ी पलट गई थी। हुँ, हुँ, तो मैं देर रात की 10 या साढ़े 10 बजे की बात होगी। हुँ, हुँ। तो जब तक उनको मैंने हॉस्पिटल नहीं भेजा, मैंने पुलिस नहीं बुलाई, एम्बुलेंस बुलाई, तब तक मैं वहाँ से नहीं हटा। मेरे कहने का अच्छा। तात्पर्य है कि समाज में हम हर व्यक्ति को अपने अंदर एक आदत ऐसी होनी चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। सही, सही, सही। सर अभी जैसे रिसर्च हुई तो देश में हमारा राज्य देहरादून वुमेन सेफ्टी को लेकर 10वें नंबर पे आया है कि यहाँ पर अनसेफ हैं वुमेन। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए देखिए जो आप कह रहे हैं
और सरकार इसके लिए काम कर रही है और हम सब लोगों को इसलिए आगे भी आना चाहिए। देखिए कि हमारे आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब इस पे भी हमको ध्यान देना होगा। और देखो सरकार और पुलिस तो अपना काम करती है, मगर एक नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, जी उन जिम्मेदारियों का हमको निर्वहन हमको भी करना चाहिए। जी जी। कहीं ना कहीं सर ऐसी रिपोर्ट्स देखकर लोगों में डर आ जाता है इस तरीके की चीज़ें। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, उन्हें कैसे सतर्क रहना चाहिए? देखिए मैंने कहना आज तो भाई देखिए आपको अवेयरनेस में तो हम प्रोग्राम सरकार भी चलाती है और मुझे कहा कि मैंने आपसे कहा कि हमको हर चीज़ देखनी चाहिए। जी भाई देखिए कि हमारे आसपास का वातावरण क्या है, भाई कोई व्यक्ति कौन किस प्रकार का है, और मेरे इसलिए सरकार जो है सत्यापन का काम चलाती है और इसमें सरकार का और पुलिस का सहयोग हमको जरूर करना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। तो सर मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर तैयार किया है, तो हो जाए। चलिए। आपका फेवरेट पहाड़ी फूड कौन सा है? फिर अब तूर की दाल। तूर की दाल, ठीक है। अगर आप नेता ना होते तो आप आज क्या होते? मैं नेता नहीं होता तो मैं हो सकता है मैं कोई बिजनेसमैन होता या मैं वकील होता। देवप्रयाग की पॉलिटिक्स ज़्यादा टफ है या शादीशुदा लाइफ? देखिए ऐसा है कि राजनीति का क्षेत्र अलग है, पौराणिक क्षेत्र अलग है, दोनों में बहुत भिन्नता है और मुझे मानना चाहिए कि राजनीति में पौराणिक दोनों संतुलन बना के आदमी को चलना चाहिए। नेता बनकर फोटो खिंचवाने में ज़्यादा मजा आता है रिबन काटने में? देखिए आदमी को राजनीति में रियल लाइफ में ज़्यादा काम चल रियल देखो ये रिबन काटना क्या है कि अगर आप किसी उद्देश्य मतलब आपने किसी हॉस्पिटल कहीं खोल दिया तो या कि आपने किसी उपलब्धि को लेकर आपने कुछ काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो आप काम करते हैं उसका लाभ आपको जरूर मिलना चाहिए। ठीक है सर, अगर आपको देवप्रयाग में एक टाइटल देना हो तो सिर्फ एक शब्द का? माँ का टाइटल दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एक चीज़ बदलनी हो अभी के अभी वो देवप्रयाग में, तो आप वो क्या बदलेंगे? मैं देवप्रयाग या उत्तराखंड में? देखिए मैं देवप्रयाग उत्तराखंड परिवर्तन की बात करेंगे, हम सबसे बड़ी बात तो करेंगे हमको चले गांव की ओर एक नारा लेके चलना। अपने जो गांव हमारे वीरान पड़े में, जहाँ हमारे पुरखों ने हमारे लिए जो हमारा इतिहास है, जो हमारे वंशावली कह सकते हैं कि हम इस गांव से आए। लोग आज देख लीजिए लोग जैसे कहते हैं कि सब जैसे हम लोग कंडारी लोग हमको लोग कहते हैं कि हम पौड़ी से इधर से आए, कोई सभी के लिए कहते हैं यहाँ से आए। तो इस तरीके से मेरे कहने का तात्पर्य है कि मेरा ये मानना है कि हमको अपने गांव की तरफ चलो, गांव की ओर। मैं इससे कह सकता हूँ मैं आज सबसे मुझे कोई यह कह रहे तो आज हम चले गांव की ओर करें। और एक सबसे बड़ी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी देव संस्कृति है, हमारे जो वाद्य यंत्र हैं उनके प्रति लोगों को प्रोत्साहन देना। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि हम कहीं भी देवी देवता का आह्वान करते हैं तो हमारे जो वाद्य यंत्र वाले जो हमारे भाई हैं वो लोग आते हैं, उनको भी प्रोत्साहन करना चाहिए। और मैं सबके कहूँगा मुझे कोई ये कहे कि हमको अपने गाँव की तरफ जरूर जाना चाहिए, अपने देव जो हमारे इष्ट देव हैं उनके दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल सर। सर भटकी चुरकानी या भांग की चटनी? देखिए ये दोनों चीज़ जो हमारी हैं, भटकी चुटकानी आपने क्या जो कुमाऊं क्षेत्र के डिश से हम इसको कुछ और बोलते हैं, और दोनों जो है हमारी सर एक बताना है। देखिए मेरे देखो मैं भांग की चटनी या भटकी चुरकानी? देखिए मैं देखो भांग की चटकानी में भटकी चटकानी में भांग की चटनी की आवश्यकता होती है। और ये दोनों हमारे जो हैं मैं दोनों को चुनने की मैं बात करूँगा कि दोनों मेरे जो फेवरेट डिश हैं, इसलिए मैं दोनों को चुनूँगा। सर आप अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आपको दर्शकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम समाज में बहुत इधर बढ़ा, उन्नति के मार्ग उस शिखर तक पहुँचा, मगर अपनी बोली भाषा, अपरो खान पान, अपरो गाँव जरूर जा। ये हमारी संस्कृति, चाहे कुमाऊं का लोग छन, चाहे गढ़वाल का छन, चाहे जौनसार उत्तराखंड के लोग छन, हम तो अपनी बोली भाषा में जरूर बात करनी चाहिए। मैं बोलूँ मैं जितने विधायक बोलूँ मैं अपने क्षेत्र में टोटली गढ़वाल में बात कर दूँ और अपनी बोली भाषा में बात करने की हमने जीवन का उच्च शिखर तक पहुँचा, मगर अपनी बोली भाषा में जरूर बात करा। मैं केवल एक बात करी अपनी बात समाप्त कर लूँ। हम दुनिया के कोण में क्या लिया रहला अपन देख बोला, जब हम लोग ये शरीर से त्यागला तो हम पितृकूड़ा धन का खोना अपर गाँव चाहे हम 10 मिनट का खातिर आला औला जरूर। मगर आप देखा आज अवस्था से हमारे गाँव का जो मालू का जो पात का छन वो हमारा इंतजार करना छन, जो हमारा नौला धारा छन वो हमारे गागर इंतजार करना चाहिए। चाहे गागर हम बंठा लेके अपर धारो में जान छा। मैंने बोला हम कच्ची भी रहा देश विदेश कख भी रहा, मगर अपन गाँव की याद अपर लोग याद हम तो जरूर होना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो मूल जड़ से हमारे गाँव से चले गाँव की ओर, इस पर हमको सबको काम पर हम चाहे कहीं भी रहे मगर कुछ ना कुछ दिन हम अपर गाँव में जरूर बिताएं। क्योंकि गाँव की जो यादें हैं, मैंने आपसे कहना आज हमारो
टीरी डूबी गई। मगर आज लोग टीरी के लोग जो छन सिंगूरी की मिठाई आज के लोग जो छन जो लोकल जो मच्छी और भात जो खाना चाह आज जो लोग छन आज भी खाते तो अपने गांव के अपर गांव की याद छे सब मैंने बोला आपते हैं कि गांव जरूर जान चाह अपर बच्चों तो जरूर जा हम तर जरूर बढ़ा उच्च शिखर तक हम पहुँचा अगर अपनी बोली भाषा अपरोपन अपरो खान पान अपरो पहनावा वे ते भी हम बहुत अच्छा ले जाना पड़ो। और मैंने बोली कि हम तो दिखण चाहते हम कहीं हमें भी बहुत प्रदेश में जाने मौका मिली लोग अपनी बोली भाषा में बात करता हम तो भी अपनी बोली भाषा में बहुत ज़्यादा अपने घर में बात करना चाहते अपर बच्चों तक भी गढ़वाली कमाने सिखाना चाहते। और मैंने बोली हमारी ताकत हमारी बोली भाषा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने धन्यवाद हमें अपना आपका। समय दिया और आपसे बातचीत करके सर Thank बहुत you. अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।